नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 6 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट और UKIBC के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में है। देखो, पहले हम ये जान लेते हैं कि UKIBC क्या है, फिर हम इस एग्रीमेंट के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में और इसको रीनेम किया गया था 2007 में। पहले इसका नाम था इंडो ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है। उसके बाद इसको 2007 में कर दिया गया था इसका नाम UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। और इसका काम क्या है? इसका काम है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार होता है, यानी बायलैटरल जो ट्रेड होता है, उसको बूस्ट करना और उसको बढ़ाना। पिछले कुछ समय से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई सारे एग्रीमेंट किए हैं यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल ने, और अब ये राज्यों के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है। जिस प्रकार अभी ये आर्टिकल छपा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर अब UKIBC एग्रीमेंट करेगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ट्रेड होता है यूनाइटेड किंगडम में, उसको ये बूस्ट करने में मदद करेगा। तो अभी आर्टिकल ये इसीलिए पब्लिश हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है उसके द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो व्यवसाय है यूनाइटेड किंगडम में वो बूस्ट हो और व्यावसायिक वातावरण यानी कॉमर्शियल इन्वायरमेंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। अगर बात की जाए ये जो एग्रीमेंट है वो किन के बीच में हुआ, ये हुआ MIDC और UKIBC में। MIDC क्या है? महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, और UKIBC क्या है? ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद। इनके बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है। हम जल्दी से जान लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था UKIBC के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समरी दी हुई है इसकी। 2007 में इसको रीनेम किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। एक बात आपको याद रखनी है, ये गैर लाभकारी संगठन है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्या है ये? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के बारे में है, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के ऑर्गेनाइजर कौन कौन है? ऑर्गेनाइजर है इसका नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में MIT भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके द्वारा मिलकर इस इनोवेशन चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें होगा क्या? कोई भी स्टार्टअप जो नया आइडियाज़ रखता हो, और देखो इसमें ये दिया गया है इस इनोवेशन चैलेंज में आत्मनिर्भर भारत अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए एक ऐप डेवलप किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत ऐप। उसमें कौन कौन से फीचर्स हों, इसके लिए विभिन्न सारे स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल या जो भी अपने न्यू आइडियाज़ जो हैं वो इस पोर्टल पर या इस चैलेंज में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जा सके। तो ये प्रोग्राम है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन का और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। चलते हैं आगे ऑल इंडिया रेडियो का एक कार्यक्रम है, अभी हाल ही में उसने पहला अपना संस्कृत समाचार कार्यक्रम लॉन्च किया है। कैसा कार्यक्रम लॉन्च किया है? संस्कृत समाचार कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसको सांस्कृतिक साप्ताहिक कहा गया है। क्या कहा गया है? सांस्कृतिक साप्ताहिकी, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृत साप्ताहिकी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर है या समाचार कार्यक्रम है, इसको किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। ये 20 मिनट का एक कार्यक्रम होगा जिसमें संस्कृत में समाचार प्रकाशित किए जाएंगे और ये प्रत्येक शनिवार को सप्ताह के शनिवार के दिन इसको प्रकाशित किया जाएगा या इसको प्रसारण किया जाएगा। अगर बात की जाए इसके पुनः प्रसारण की, तो इसको रविवार को पुनः प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एक शब्द न्यूज़ में आया है, बर्तावली। बर्तावली में क्या हुआ है? बर्तावली के 5 वर्ष पूरे हुए हैं भी हाल ही में 4 जुलाई को। DD न्यूज़ का एक संस्कृत समाचार पत्रिका है बर्तावली, इंपॉर्टेंट है। बर्तावली और संस्कृति साप्ताहिकी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बर्तावली DD न्यूज़ का एक संस्कृत समाचार पत्रिका है, जिसके रिसेंटली अभी हाल ही में 5 वर्ष पूरे हुए हैं। अगर बात की जाए संस्कृत साप्ताहिकी के क्या क्या एलिमेंट होंगे या क्या क्या घटक होंगे, सबसे पहले सूक्ति। सूक्ति में क्या होगा? ये शुरुआत होगा जब
कार्यक्रम का शुरुआत होगी। आपने देखा होगा शुरुआत में क्या आता है, इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ इसको कहा जाएगा सूक्ति, और इसमें श्लोक होंगे और श्लोक के अर्थ को भी समझाया जाएगा। अगर बात की जाए दूसरे चरण की, प्रसंग होगा। प्रसंग में क्या होगा, भारतीय महाकाव्य इतिहास और भारत की कला और संस्कृति क्षेत्र से एक कहानी होगी, उसको दिखाया जाएगा। सप्ताहिकी क्या है, सप्ताहिकी है सप्ताह के शीर्ष समाचार जो हैं, सप्ताह के शीर्ष समाचार होंगे। संस्कृत दर्शन, संस्कृत की दुनिया से समाचार होंगे। ज्ञान विज्ञान यानी संस्कृत भाषा के साक्षर के साथ साक्षात्कार होगा, मतलब कि जो संस्कृत के जानकार हैं उनके साथ एक इंटरव्यू पब्लिश किया जाएगा इस पर। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये तो आपने सुना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। इसमें क्या होगा, संस्कृत के 5 सामान्य शब्दों का हिंदी अनुवाद किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत। अगर बात की जाए लास्ट में क्या है, सबसे अनाविष्की। अनाविष्की में क्या होगा, ये समापन खंड होगा। जब आपने देखा होगा कोई सीरियल हो या कोई मूवीज़ हो, जब समाप्त होती है तो लास्ट में जो दिखाया जाता है, संस्कृत में उसे अनाविष्की कहते हैं और समापन खंड होता है। इसमें क्या होगा, भारत की संस्कृति और परंपरा पर केंद्रित कुछ कहानियाँ बनाई जाएंगी, उनको घटनाओं को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में जाना। आपको बस ये याद रखना है, संस्कृति साप्ताहिक किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल इंतज़ार आपका सोशल मीडिया अभियान के बारे में है। इम्पॉर्टेंट है, इंतज़ार आपका सोशल मीडिया अभियान किस गवर्नमेंट के द्वारा या किस प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, और पर्यटन बोर्ड मध्य प्रदेश का जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या, ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिससे कि मध्य प्रदेश में टूरिज़्म बढ़े और टूरिज़्म सेक्टर में जो जॉब जा रही हैं उनको बचाया जा सके। अगर बात की जाए इस अभियान में क्या होगा, इस अभियान में जो पर्यटन स्थल हैं मध्य प्रदेश के, उनमें उनकी तस्वीरें और उनके वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक किया जाएगा मध्य प्रदेश के टूरिज़्म के बारे में। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो 2015 से 2017 के बीच में लगातार 3 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता था इस राज्य ने। किसने, मध्य प्रदेश ने, 2015 से 2017 तक। अगर बात की जाए राज्य में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो धार्मिक स्थलों में अगर बात की जाए उज्जैन है, सांची का स्तूप है, कुंडलपुर है। और अगर बात की जाए प्राकृतिक और पुरातात्विक की, तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, और जिनमें से कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ठीक है, संजय धुबरी भी है इसी में, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। और तो सब ये लिखा हुआ है कि इसमें कोविड-19 से संबंधित जो बचाव की गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा, और सुरक्षित पर्यटन का भरोसा दिलाया गया है इस मीडिया अभियान में। आगे देख लेते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार फैसिलिटी के बारे में है, जिसका हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका नाम है सरदार पटेल कोविड देखभाल सेंटर और अस्पताल, यानी सरदार पटेल कोविड केयर एंड हॉस्पिटल्स जो है उसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के जो एलजी हैं यानी उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें 10,000 कोविड-19 के पेशेंट को रखा जा सकता है। ये इतनी बड़ी केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है। ठीक है, इसका जो निर्माण और संचालन है वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। इसका निर्माण किया गया है आध्यात्मिक संगठन है एक राधा स्वामी सत्संग ब्यास का एक परिसर है छतरपुर में, उसमें इसका निर्माण किया गया है। तो बस एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े कोविड-19 उपचार फैसिलिटी की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, भारत में की गई है और नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एक वर्ल्ड बैंक की जो इनकम से रिलेटेड रिपोर्ट है उसके बारे में है। देखो 1 जुलाई को क्या होता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, या हम कहें एक कैटेगरी पब्लिश की जाती है देशों की, जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी देशों को आय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, 4 वर्ग है। सबसे पहला है निम्न यानी लोअर, फिर लोअर मिडिल, फिर अपर मिडिल और उसके बाद में अपर, यानी निम्न, निम्न मध्य और ऊपरी मध्य और उच्च आय। इनमें ये भी दिया हुआ है कि कौन से कितनी आय वाले। देखो $1036 से कम जिनकी आय होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, उनको निम्न कैटेगरी में रखा जाता है। 1036 से 4045 के बीच में जिस
देश की आय होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, उसको रखा जाता है निम्न मध्य में। और इसी प्रकार 4046 से 12535 तक को रखा जाता है ऊपरी मध्य में। और उच्च आय वाले जो होते हैं 12535 से जो अधिक की डॉलर की जो आय है प्रति व्यक्ति, उसको रखा जाता है उच्च आय वाले देशों में। देखो यहाँ पर जो आय है वो कैसी है, वो है ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी सकल घरेलू आय जो है उसको यहाँ पर रखा गया है। अगर बात की जाए इस अपडेट की, तो ये 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसमें कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं। ये जो आंकड़ा है वो इस बार का है 2020-21 का, लास्ट ईयर इससे थोड़ा सा कम था, ठीक है। तो ये बदलता रहता है, ये डेटा जो है वो बदलता रहता है, बस आपको इस बार का डेटा जो है वो याद रखना है। 2020 की अगर बात की जाए तो भारत को निम्न मध्य आय वाला देश भारत बना हुआ है, यानी भारत सेकेंड कैटेगरी में आया हुआ है। अब देखो बात की जाए ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हुआ है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि नेपाल जो है निम्न मध्य आय वाला देश बन गया है। पहले निम्न कैटेगरी में आता था नेपाल, लेकिन अब नेपाल निम्न मध्य आय वाला देश बन गया है। दूसरी अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो है फिसलकर निम्न मध्य आय वाली श्रेणी में आ गया है। पहले श्रीलंका की जो आय थी वो $4046 से अधिक थी, लेकिन अब $4020 है, जो कि थर्ड कैटेगरी से कम है, और सेकेंड कैटेगरी में अब श्रीलंका आ गया है। अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की जो आय बढ़कर हो गई है प्रति व्यक्ति $1090, जो कि दूसरी कैटेगरी में पहुंचने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि क्या वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। यहाँ पर एक बात दी हुई है कि विश्व बैंक के द्वारा इस आय के आधार पर जो देशों का वर्गीकरण है, इसके लिए एक एटलस का प्रयोग किया जाता है, एटलस पद्धति का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें विभिन्न देशों की जो सकल घरेलू राष्ट्रीय आय होती है उसको डॉलर में परिवर्तित करके फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो यही एटलस पद्धति है। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया वो सब इसमें दिया हुआ है। आगे अगर बात की जाए, ये जो कैटेगरीज़ हैं वो हमने डिस्कस की। लास्ट ईयर की कंपैरिजन देख लेते हैं, क्या था, $10 इसमें बढ़े हैं, और यहाँ पर भी $10 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। देखो तो 2020 का तो आपको याद ही रखना है, और भारत जो है वो दूसरी कैटेगरी में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लोअर मिडिल इनकम की कंट्री की कैटेगरी में आता है भारत। तो आज की डिस्कशन में एक और आर्टिकल हमारा रह गया है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट में आर्टिकल ये है कि अभी वित्त मंत्री के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए के ऋण जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं 1 जुलाई तक। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है, इसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। ये MSME सेक्टर्स के जो भी व्यवसायी हैं उनके लिए ये स्कीम है। उनको जब ऋण प्रदान किया जाएगा बैंक्स के द्वारा, तो बैंक को 100% ऋण की वापसी की गारंटी दी जाएगी। किसके द्वारा? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के द्वारा। इसके तहत एक नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी बनाई जाएगी। उसी के द्वारा 100% ऋण वापसी की जो गारंटी ली जाएगी MSME सेक्टर्स के लोन के लिए। तो अभी 1.10 लाख करोड़ जो हैं वो स्वीकृत कर दिए गए हैं। जो पैकेज घोषित किया गया था 20 लाख करोड़ का, उसमें से ही 3 लाख करोड़ जो हैं वो MSME सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत रखे गए हैं, ठीक है। तो बस ये आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे यहाँ पर बस आप जो आज हमने डिस्कस किया उसको मैच द फॉलोइंग करना है आपको। सबसे पहले आपको ये बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने UKBIBC के साथ समझौता किया है। तो जल्दी से बताइए। इसका जो मैच द फॉलोइंग है वो सी सही है, महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा देशों को आय के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। अगर बात की जाए लास्ट में, आत्मनिर्भर भारत अभियान ऐप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। और ऑर्गेनाइजर कौन है? नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।